पार्ट 3 स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम में अभी तक हम दो चीज़ों को समझ चुके हैं। नंबर 1 पहला प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जिसमें अपन ने फाइल को इंक्लूड करना सीखा था, और नंबर 2 मेन फंक्शन में हम किस तरह से हम मेन फंक्शन को लिखेंगे वो हमने सीखा था, जो हमारे प्रोग्राम का एक्चुअल में एंट्री पॉइंट होगा। अब स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हैं और उसमें जो अगला सेक्शन है वो डिक्लेरेशन सेक्शन है। डिक्लेरेशन सेक्शन का काम है यहाँ पर हम हमारे सारे लोकल वेरिएबल, फंक्शंस, स्ट्रक्चर, पॉइंटर, इन सबको यहाँ पर अपन डिक्लेयर करेंगे। लेकिन शुरुआती तौर पर अगर मेरे पास प्रोग्राम में इनपुट है तो हम यहाँ पर वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। तो डिक्लेरेशन सेक्शन में अभी हमें सिर्फ वेरिएबल को डिफाइन करना सीखना है। कुछ लोग यहाँ पर बोलते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करना, कुछ बोलते हैं डिफाइन करना, लेकिन एक्चुअल वर्ड जो इसका है डिक्लेरेशन सेक्शन में हम वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। तो वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम वेरिएबल का डिफाइन करने का सिंटेक्स देखेंगे। सिंटेक्स टू डिफाइन अ वेरिएबल, वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए जो सिंटेक्स होगा वो होगा डेटा टाइप। डेटा टाइप के बाद आएगा वेरिएबल का नाम, वेरिएबल नेम। कब मैं इस्तेमाल करूंगा? जब मुझे मेरे प्रोग्राम में इनपुट की ज़रूरत होगी तब मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। अगर मेरे प्रोग्राम में सिर्फ आउटपुट रहेगा, अगर मेरे प्रोग्राम में सिर्फ आउटपुट रहेगा तब हमें वेरिएबल को डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जब मैंने सिंटेक्स लिखा तो पहला डेटा टाइप ये बताता है कि हमारा वेरिएबल किस टाइप का रहेगा, मतलब हम किस टाइप की वैल्यूज़ पर काम करेंगे, और वो वेरिएबल जो रैंडम एक्सेस मेमोरी में बनेगा उस वेरिएबल का एक आइडेंटिफायर होगा, उसका नाम होगा। तो जब भी हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो डेटा टाइप भी बताना पड़ेगा और वेरिएबल का नाम भी बताना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लिखता हूं इंटीजर x, तो यहां पर x जो हुआ वो एक वेरिएबल हुआ। जैसे ही मैंने ये कोड लिखा तो कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर रैंडम एक्सेस मेमोरी में एक ब्लॉक बनाएगा 4 बाइट का। ये 4 बाइट का जो ब्लॉक होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी में होगा, और इस 4 बाइट को हम हमारे प्रोग्राम में किस नाम से पहचानेंगे? x के नाम से पहचानेंगे। ये क्या करेगा, एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा, और वो इंटीजर वैल्यू की क्या रेंज होती है वो आप सभी को मालूम है पिछली वीडियो में। और इस वेरिएबल को जब मेमोरी में बनेगा तो उसका एक एड्रेस होगा। तो हर वेरिएबल का मेमोरी में एक एड्रेस होता है। जैसे ही मैंने वेरिएबल को डिफाइन करा, इंटीजर x लिखा मैंने, मेमोरी में एक ब्लॉक बना, उस ब्लॉक को मैं किस नाम से पहचानूंगा? मेरे प्रोग्राम में x के नाम से पहचानूंगा। ये ब्लॉक कितने बाइट का बना? 4 बाइट का बना। उसमें एक इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर होगी और एक उसका एड्रेस होगा। सर एड्रेस का क्या मीनिंग? अभी इसको छोड़ दो, एड्रेस पर अपन नहीं जाते, स्कैनफ जब अपन पढ़ेंगे तब एड्रेस की बात करेंगे अपन। चलिए आगे बढ़ते हम। अब सर यहाँ पर हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर करा, तो हम क्या एक बार में केवल एक ही वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम एक बार में एक से ज़्यादा वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं। मैंने लिखा इंटीजर a, b, मैंने लिखा सम। अगर मुझे 2 नंबरों के सम का प्रोग्राम बनाना है तो मुझे 3 वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो सर आपने यहाँ पर एक वेरिएबल a लिखा, एक वेरिएबल b लिखा और एक वेरिएबल सम लिखा। अरे बंटी मेरी बात को अच्छे से समझो, हम 3 वेरिएबल ले रहे हैं तो वेरिएबल हम तीनों वेरिएबल a, b और c भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब भी हमको वेरिएबल का इस्तेमाल करना है, वेरिएबल यूज़ करना हमें, तो उस वेरिएबल का नाम हमें उसके काम के मुताबिक रखना पड़ेगा। सर कैसे? अगर मुझे 2 नंबरों का सम करना है तो वो 2 नंबर मेरे कुछ भी हो सकते हैं, a और b भी हो सकता है, x और y भी हो सकता है, ठीक है ना, num1 और num2 भी हो सकता है। कई लोग आजकल ऐसा कराते हैं। तो num1 और num2 भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन इन सभी में अगर मैं जब इनका सम करूंगा तो जो तीसरी वैल्यू मिलेगी मुझे वो क्या होगी? एक सम होगा, या फिर क्या बोले हम, वो एडिशन होगा। सर वेरिएबल, कोई वेरिएबल में आप एक कैरेक्टर इस्तेमाल कर रहे हो, कोई वेरिएबल में आप एक कैरेक्टर के साथ न्यूमेरिक वैल्यू भी इस्तेमाल कर रहे हो, और कोई वेरिएबल में इतने सारे कैरेक्टर इस्तेमाल कर रहे हो। हाँ, तो बंटी बेटा बात यह है कि हम वेरिएबल में नाम जब रखते हैं वेरिएबल का तब उसके कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ेंगे हमको सी लैंग्वेज में। बाकी दूसरी लैंग्वेज में अपने अपने रूल्स होते हैं, नेमिंग कन्वेंशन बोलते हैं जिसे। तो कई सारे रूल फॉलो करना पड़ेंगे। तो वेरिएबल का नाम मुझे जब भी डिफाइन करना है तो मेरे दिमाग में अपन को बंटी की बात रखना पड़ेगी कि वेरिएबल को जिस चीज़ के लिए हम बना रहे हैं उसी से रिलेटेड उसका नाम होगा। अब इसका नियम क्या है? सबसे पहला जो रूल है, हम वेरिएबल में किसी भी कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कैन नॉट यूज, हाँ क्या, कैन नॉट यूज
कीवर्ड इज ए वेरिएबल आइडेंटिफायर। हम वेरिएबल के नाम में किसी भी कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सर कैसे? अगर मैंने लिखा इंटीजर, तो इंटीजर कौन हुआ? मेरा डेटा टाइप हुआ। मैंने यहां पर एक्स लिखा तो एक्स कौन हुआ? मेरा वेरिएबल का नाम हुआ। लेकिन अगर मैं यहां पर लिख देता हूं इंट इंट, तो ये बात गलत हो जाएगी। मैंने वेरिएबल के नाम में किसका इस्तेमाल कर लिया? कीवर्ड का इस्तेमाल कर लिया। तो मैं वेरिएबल के नाम में कभी भी किसी कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकता। रूल नंबर 1 समझ में आता है अपन को। रूल नंबर 2 ये बोलता है कि वेरिएबल के नाम में हम किसी भी स्पेशल सिंबल, स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्लियर? एकदम समझ में नहीं आया? वेरिएबल का नाम में हम किसी भी स्पेशल सिंबल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसको छोड़ो। हम वेरिएबल के नाम में इन कैरेक्टर का, इन सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वी यूज, हाँ क्या बोला मैंने? वी यूज स्मॉल a टू स्मॉल z, कैपिटल A टू कैपिटल Z, है ना। 0 to 9 डिजिट्स का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और अंडरस्कोर, क्या बोलूंगा मैं इसको? अंडरस्कोर, है ना। तो अंडरस्कोर का मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। इन चीज़ों को अगर मैं इस्तेमाल करूंगा और बाकी चीज़ों को अगर मैं देखूं, तो बाकी सारे कैरेक्टर जो होंगे, जितने भी कैरेक्टर होते हैं, सारे सिंबल जो बचते हैं इनके अलावा, वो सारे कैटेगरी में आएंगे। कौन सी? स्पेशल सिंबल की कैटेगरी में। तो रूल नंबर 2 ये बोलता है कि हम वेरिएबल के नाम में किसी भी स्पेशल सिंबल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। रूल नंबर 3 बोलता है कि अगर मुझे वेरिएबल के नाम में डिजिट्स का इस्तेमाल करना है, तो मुझे एट लास्ट करना पड़ेगा, वेरिएबल के नाम में सबसे बाद में करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं इंट, मुझे 2 वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो मैंने लिखा x1, x2 सेमीकोलन, x1, x2 सेमीकोलन। तो यहां पर वेरिएबल के नाम में मैंने किसका इस्तेमाल करा? डिजिट्स का इस्तेमाल करा। तो वेरिएबल के नाम में डिजिट का इस्तेमाल मैं कहां कर रहा हूं? कैरेक्टर के बाद में कर रहा हूं। तो वेरिएबल के नाम में कभी भी डिजिट का इस्तेमाल कैरेक्टर के पहले नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा लिखूंगा 2x, तो ये एक भारी गलती होगी। क्लियर? एकदम। रूल नंबर 3 मुझे समझ में आ गया। रूल नंबर 4 ये बोलता है कि वेरिएबल के नाम में हम अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं पर भी। तो हम आगे भी कर सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं। मैंने लिखा इंटीजर, है ना, मैंने लिखा रोल अंडरस्कोर नंबर, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कितना नाम हुआ वेरिएबल का? एक ही नाम हुआ। किस नाम से मैंने वेरिएबल बनाया? रोल नंबर के नाम से बनाया। तो रोल नंबर का अंडरस्कोर का मैं यूज कब करूंगा? 2 वर्ड्स को अलग अलग बताने के लिए करूंगा। अगर मैं लिखता रोल नंबर, तो ये पढ़ने में नहीं बनता। तो उस चक्कर में हमारे को अंडरस्कोर दिया गया है काहे के लिए? कि अगर आपका वेरिएबल 2 वर्ड्स का होता है, तो 2 वर्ड्स के बीच में आपको स्पेस बतानी है, तो आप स्पेस ना बताते हुए अंडरस्कोर के जरिए उसको रिप्रेजेंट करें। तो अंडरस्कोर मैं कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकता हूं वेरिएबल के नाम में। अगला, मैं वेरिएबल के नाम में सिर्फ डिजिट का इस्तेमाल नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा इंटीजर 10, तो यहां पर खाली डिजिट का इस्तेमाल हुआ, नंबर का इस्तेमाल हुआ, यह गलत हो जाएगा। मैं वेरिएबल के नाम में सिर्फ अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर मैं वेरिएबल के नाम में अंडरस्कोर भी लगाऊं और डिजिट भी लगाऊं, तो बिल्कुल वैलिड है। क्योंकि नंबर अगर आप डिजिट इस्तेमाल करते हो, तो उसके पहले आप कोई भी कैरेक्टर लगा सकते हो, और यहां पर अंडरस्कोर भी हमारे वैलिड कैरेक्टर में आता है। अगला रूल समझ में आ गया हमको। तो वेरिएबल के नाम में हम डिजिट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वेरिएबल के नाम में हम अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वेरिएबल के नाम में हम अंडरस्कोर के साथ डिजिट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर अगर मैं अंडरस्कोर के पहले डिजिट ले लूँ तो क्या होगा? इंटीजर मैंने बोला 2 अंडरस्कोर बोला सेमीकोलन, वही बात आ गई। मैं नंबर का इस्तेमाल, डिजिट का इस्तेमाल किसी भी कैरेक्टर के पहले नहीं कर सकता। समझ में आ गई बात? अब अगर मुझे वेरिएबल के नाम में 2 वर्ड्स आ रहे हैं, अगर जैसे रोल नंबर, तो मैं इसको 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। एक होता है स्नेक रिप्रेजेंटेशन और एक होता है कैमल रिप्रेजेंटेशन। स्नेक रिप्रेजेंटेशन का मतलब होगा कि अगर मुझे रोल नंबर लिखना है तो मैं अंडरस्कोर लगा दूंगा, इसको स्नेक रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है। और अगर मैं कैमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा रोल नंबर, मतलब हर अगला वर्ड का मैं पहला लेटर का ऐसे स्टार्ट करूंगा कैपिटल से। इसको कैमल केस बोला जाता है, इसको स्नेक केस बोला जाता है। सर यहां पर आपने कैपिटल लिखा, तो मैंने अभी बताया कि मैं इस कैपिटल ए से कैपिटल जेड भी इस्तेमाल कर सकता हूं। तो किसी भी वेरिएबल के नाम में किसी भी वेरिएबल के नाम में अगर 2 से ज़्यादा वर्ड आते हैं तो हम उसको स्नेक केस में भी लिख सकते हैं और कैमल केस में भी लिख सकते हैं।
कोई वेरिएबल मुझे लिखना है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो स्नेक में कैसे लिखूंगा मैं लिखूंगा डिपार्टमेंट अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर क्या चीज कंप्यूटर अंडरस्कोर क्या चीज साइंस सेमीकोलन। ये मेरा स्नेक केस हुआ। अगर मैं इसको कैमल केस में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा मैं डिपार्टमेंट, फिर क्या हो जाएगा ऑफ हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा कंप्यूटर हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा साइंस हो जाएगा। तो वेरिएबल का नाम हमारे लिए रीडेबल होना चाहिए। चलिए सारे रूल हमने समझे, कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हम वैलिड वेरिएबल आइडेंटिफायर। वैलिड मतलब वैलिड वेरिएबल आइडेंटिफायर मतलब वेरिएबल के वैलिड नाम क्या होंगे। मैंने लिखा एक्स, बिल्कुल सही है। अगला मैंने लिखा कॉमा। हाँ, कॉमे का काम क्या होगा, कॉमा सेपरेटर का काम करेगा। दो वेरिएबल के बीच में अगर मैं कॉमा लगाता हूं तो वो एक सेपरेटर का काम करेगा। तो एक्स कॉमा लिखा मैंने, तो एक्स बिल्कुल वैलिड है। मैंने लिखा x2, बिल्कुल ये भी वैलिड है। मैंने लिखा रोल अंडरस्कोर नंबर, बिल्कुल वैलिड है ये। मैंने लिखा x10, बिल्कुल वैलिड है ये। मैंने लिखा ईफ, तो ये इनवैलिड है, लेकिन मैंने इसका आगे अंडरस्कोर लगा दिया तो ये वैलिड हो गया। मैंने आगे लिखा इंट अंडरस्कोर, तो ये भी वैलिड हो गया। सर आपने तो बोला था कि कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, तो क्या मैंने सिर्फ ईफ लिखा, क्या नहीं लिखा? मैंने ईफ के आगे अंडरस्कोर लगाया तो वो ईफ पढ़ा जाएगा क्या? नहीं, वो ईफ अंडरस्कोर ईफ पढ़ा जाएगा। मैंने इंट लिखा क्या खाली? नहीं लिखा। मैंने क्या बोला इंट अंडरस्कोर, तो मैं वेरिएबल के नाम में अंडरस्कोर कीवर्ड को मैं अंडरस्कोर के साथ अगर इस्तेमाल करूंगा तो वो कीवर्ड नहीं रहते हुए सिंपल आपका एक वेरिएबल का नाम कहलाएगा। अब अगर किसी बंदे का मजे लेना तो आप बोलना भैया इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर इंटीजर के नाम से। बोलेगा अबे बंटी ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसा कभी हो सकता है क्या कि इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करना मुझे इंटीजर के नाम से? पॉसिबल ही नहीं है। तो बंटी बताएगा कि इंटीजर अंडरस्कोर सेमीकोलन, ले इंटीजर सेमीकोलन, ले इंटीजर अंडरस्कोर सेमीकोलन। अंडरस्कोर को बंटी कहीं पर भी नचा सकता है। तो समझ में आ गई बात? हमें क्लियर एकदम। आगे बढ़ते हैं हम। समझ में आई बात? अगर मैं बोलता हूं यहां पर कि इनवैलिड वेरिएबल आइडेंटिफायर कौन कौन से, तो मैंने लिखा 2x, बिल्कुल इनवैलिड है। सही बात है, क्योंकि मैंने 2 का इस्तेमाल कहां पर करा? नंबर के पहले। मैंने क्या लिखा? रोल नंबर। सर यहां पर मैंने किसका इस्तेमाल करा? स्पेस का इस्तेमाल करा। तो स्पेस जो होती है वो एक स्पेशल सिंबल होता है, तो स्पेस को मैं किसी भी वेरिएबल के नाम में इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैंने यहां पर क्या लिखा? इफ लिख दिया। तो इफ कौन हुआ? मेरा कीवर्ड हुआ। तो कीवर्ड को मैं वेरिएबल के नाम में इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैंने बोला अंडरस्कोर 10 अंडरस्कोर, तो अंडरस्कोर का मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन मैं 10 का पहले इस्तेमाल नहीं कर सकता, बाद में इस्तेमाल कर सकता हूं। यहां पर वैलिड में एक चीज बात कर ले अपन, अंडरस्कोर बिल्कुल वैलिड है। हम वेरिएबल का नाम बिल्कुल अंडरस्कोर रख सकते हैं। तो यहां पर कुल बात हुई कि वेरिएबल का नाम हमें उसके काम के मुताबिक रखना है और सारे रूल को फॉलो करते हुए वेरिएबल का नाम रखना है। सी लैंग्वेज बोलता है कि आप स्नेक केस इस्तेमाल करें, न कि केमल केस। जबकि C++ और जावा क्या बोलता है कि वेरिएबल को नाम डिफाइन करते वक्त आप केमल केस का इस्तेमाल करें। अंडरस्कोर का ज़्यादातर इस्तेमाल सी लैंग्वेज में भी और दूसरी लैंग्वेज में भी मैक्रो को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। मैक्रो क्या चीज़ है? एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या समझा? वेरिएबल को डिफाइन करना, न कि डिक्लेयर करना। वेरिएबल को डिफाइन करने का मतलब है मेमोरी ब्लॉक बनेगा। अगर मैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने का बोलूंगा इसका मतलब मेमोरी ब्लॉक नहीं बनेगा। तो जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अपन, यूनियन और स्ट्रक्चर, तब वो बात समझ में आएगी कि वेरिएबल का डिक्लेरेशन क्या होता है और वेरिएबल का डिफाइन करना क्या होता है। थैंक यू सो मच।